हाय एवरीबॉडी। सो आप में से कुछ लोगों ने टेलीग्राम पे बोला था कि जो हमारी न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है उसके ऊपर कोई वीडियो बनाने के लिए। वीडियो हम बनाएंगे उसके पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है क्या और इसकी हिस्ट्री क्या रही है इंडिया में, राइट। ये समझने के बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को डिटेल में कवर करेंगे। देन उसके बाद एक डॉक्यूमेंट भी हम लोग प्रिपेयर करेंगे जिसमें कि इसके सैलिएंट फीचर्स, ये सारा कुछ आपको एक ही जगह मिल जाए और उसको रिवाइज़ करना भी आसान हो। तो ये सब देखेंगे और अभी होगा क्या कि इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, हमारी फर्स्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कब आई थी, ठीक है? आप में से बहुतों को पता भी होगा, तो एक बार आप ये वीडियो देख लो, आपकी इसमें रिवीजन भी हो जाएगी, राइट? तो सबसे पहले एक ऑफिस है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसका नाम है डीजीएफटी, दैट इज डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब ये ऑफिस है, इसके जो हेड होते हैं उनको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, राइट। तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि क्या है दोनों में। एक है ऑफिस जिसको बोलते हैं डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड और इसके हेड को बोलते हैं डायरेक्टर। ओके, तो हुआ ये कि 91 के जो रिफॉर्म्स हुए थे, आपको इसकी स्टोरी पता होगी। आप में से बहुतों ने ईएसआई के अंडर इस टॉपिक को पढ़ भी लिया होगा अच्छे से। तो जब रिफॉर्म्स हुए थे, रिफॉर्म्स के पहले इंडिया की बीओपी सिचुएशन आपको पता होगी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो उसकी सिचुएशन इंडिया में बहुत ख़राब थी। अब ये होता क्या है, तो मैं अगर आपको ओवरव्यू दूँ तो इसकी सिंपल सी मीनिंग ये है कि कोई भी कंट्री जितना ज़्यादा इंपोर्ट करेगी उसको क्या होगा, जो रिजर्व्स होते हैं फॉरेन करेंसीज के उसी को यूज़ करके आप किसी और कंट्री से इंपोर्ट करते हो, राइट। अच्छा, हम कुछ अगर एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो उस एक्सपोर्ट के बदले में हमें हो सकता है कि हमारी फॉरेन करेंसी की रिजर्व्स बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जिस कंट्री को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हमें पेमेंट देंगे या तो डॉलर में या फिर कोई भी जो दूसरी करेंसीज होती हैं, तो उसमें उसमें पेमेंट होगी। अभी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप है या फिर बैलेंस है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है इंटरनेशनल ट्रेड में। अगर मान लो कि सिर्फ अगर हम वॉल्यूम की बात करें या फिर वैल्यू की बात करें, वैल्यू के टर्म्स में देखते हैं, तो अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है किसी कंट्री का इंपोर्ट को अगर आप एक्सपोर्ट से कंपेयर करो और एक्सपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा है, तो वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा फेवरेबल मानी जाती है किसी भी कंट्री के लिए। क्यों? क्योंकि जितने पैसे आपके पास हैं, जितने जितने आपके पास फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स हैं, तो उसमें से आपने क्या किया कि आपने कुछ सामान दूसरे कंट्रीज से खरीदा है और फिर कुछ सामान आपने दूसरे कंट्रीज को बेचा है, लेकिन जो नेट इम्पैक्ट हुआ वो ये कि आपकी रिजर्व्स की अमाउंट बढ़ गई पहले से। तो ये बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन होती है किसी भी कंट्री के लिए और ऐसा ही हर कंट्री चाहती है कि उनके पास यही सिचुएशन बनी रहे। नाउ 91 के पहले क्या हो रहा था कि हमारी इकोनॉमी बहुत ही क्लोज थी, ठीक है। बहुत लंबे टाइम तक हम जिसको बोल सकते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी हमारा, हम उसी पैटर्न पे चले हैं बहुत लंबे टाइम तक। अब इसके वजह से क्या होता है कि फिर आपकी इकोनॉमी आइसोलेट हो जाती है। आपकी ट्रेड वैसे कंट्रीज के साथ जिनकी की इकोनॉमी बोल सकते हैं कि कैपिटलिस्टिक होती है, तो वहाँ पे फ्री ट्रेड्स होती हैं। हमारी कंट्री वैसी नहीं थी, हम ट्रेड बहुत ही लिमिटेड, जैसे रशिया है, वहाँ से भी मोस्टली डिफेंस के सामान आते थे, ठीक है। और रशिया को हम यहाँ से कुछ भेजते नहीं थे, हमारा एक्सपोर्ट नहीं होता था। तो कहने का मतलब ये है कि बीओपी क्राइसिस एक बहुत बड़ा रीज़न था जो हमारे 91 में रिफॉर्म्स हुए हैं हमारे यहाँ, राइट। अच्छा, उसके बाद जब हम आईएमएफ के पास बेल आउट के लिए गए हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, जो हमने डेट ले रखा था बाहर के कंट्रीज से या फिर आईएमएफ से, तो वो पे करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। तो आईएमएफ ने बहुत सारे कंडीशंस रखे थे, राइट। उनमें से एक ये भी था कि थ्रू पार्लियामेंट कोई ऐसी प्रोविजन लाई जाए जिससे कि ये जो रिफॉर्म्स होने थे वो रिफॉर्म्स सस्टेन्ड रहे, वो लंबे टाइम तक इफेक्टिव रहे, राइट। अब मान लो कि कल होके, जैसे उस समय जो हुआ था 91 में, कि प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे या फिर जो पूरी की पूरी कैबिनेट थी या फिर ये बोल लो कि जितने भी ऑफिशियल्स थे जिन्होंने आईएमएफ को प्रॉमिस किया था कि हम रिफॉर्म्स करेंगे, हम यहाँ पे रिफॉर्म्स लेके आएंगे, लेकिन इसकी गारंटी नहीं होती कुछ कि कितने कितने टाइम तक। इनफैक्ट यही रीज़न है जिसकी वजह से पाकिस्तान को अभी आईएमएफ से फंडिंग नहीं मिल पा रही। अभी जो वहाँ के पीएम है वो कुछ भी बोल दें, जैसे ही वहाँ पे रिजीम चेंज होती है तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि जिस रिफॉर्म्स के बेसिस पे आईएमएफ पाकिस्तान को पैसे देने वाला है वो रिफॉर्म्स कंटिन्यूड रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अब इसकी गारंटी कैसे मिलेगी आईएमएफ को? तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, वो ये कि पार्लियामेंट के थ्रू कोई ऐसी एक्ट लाई जाए जिससे कि हर प्राइम मिनिस्टर, वो चाहे बाद में इलेक्ट होकर आने वाला है या फिर वहाँ की आर्मी अगर कंट्रोल करती है रिजीम को, तो फिर उनके लिए भी ये
काइंड ऑफ उनकी मजबूरी बन जाए कि आपको उस एक्ट को फॉलो करना ही है हर हाल में, राइट? क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अब तक 20-22 बार वो आईएमएफ के पास जा चुके हैं और हर बार वो प्रॉमिस करते हैं कि वो रिफॉर्म्स करेंगे, जो कि हुए नहीं अब तक, राइट? तो ये सिचुएशन ना आए, इसके लिए आईएमएफ चाहती है हर जो भी कंट्री जाती है हेल्प के लिए, तो उनको बोलती है कि आप कुछ ऐसे थोड़े फंडामेंटल चेंजेस करो और इसके साथ साथ अपने लॉज में भी चेंज करो। ओके, तो इतनी बातें बोलने के पीछे रीज़न ये था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जो कि आपको याद होना चाहिए, दैट इज़ फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस एक्ट 1992। तो ये वो एक्ट था जो कि आईएमएफ के बोलने पे इंडिया ने पास कराया पार्लियामेंट में, और इस एक्ट में एक प्रोविज़न है जो कि गवर्नमेंट को डायरेक्शन देता है कि आपको 5 इयर्स के लिए ऐसे-ऐसे प्लान्स टाइम टू टाइम लेके आने हैं, ठीक है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नाम की डॉक्यूमेंट आपको रिलीज़ करनी है, जिसमें कि आप बताओगे, कंट्री को भी बताओगे और जो ग्लोबल स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि इंडिया के ग्रोथ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ के गवर्नमेंट या फिर यहाँ के लोगों का हाथ है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनका भी सपोर्ट हमें मिलता रहा है, ठीक है? हो सकता है कि उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, बट अगेन सपोर्ट मिला है, तो उनको भी दिखाने के लिए हमें कुछ-कुछ ये सब चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिलीज़ करनी पड़ती हैं, जिससे कि उनको उनको हमारे ग्रोथ स्टोरी पे या फिर जो हमारी लॉन्ग टर्म हमारी रिलेशंस हैं उनके साथ, तो उस पे उनका भरोसा बना रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको भी कॉन्फिडेंस पे लें, राइट? तो ये फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस एक्ट 1992 का था। इसमें ये बोला गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5 साल के लिए ये डॉक्यूमेंट लेके आया करेगी, और इसकी जो टाइमलाइन है वो ये ऐसी है कुछ, जो कि इस बार भी हुआ है फॉलो, वो ये कि 31 मार्च को, ठीक है, जब भी ये पॉलिसी लैप्स होगी, तो उस साल के 31 मार्च तक, ठीक है, गवर्नमेंट न्यू पॉलिसी रिलीज़ करेगी और वो इन इफ़ेक्ट आ जाएगी 1 अप्रैल से। यानी जैसे ही ये डॉक्यूमेंट रिलीज़ होती है, उसके नेक्स्ट वर्किंग डे ही ये मतलब कि वर्क करना स्टार्ट कर देता है। वही इस बार भी हुआ है। आप अगर देखोगे पीआईबी में, तो 31 मार्च को इस पे आर्टिकल्स आ गए थे, 31 मार्च को ही ये रिलीज़ हुई थी, राइट? ओके, अब थोड़ा हम ये देख लेते हैं कि ये जो मैंने डीजीएफटी का नाम लिया है, डायरेक्टोरेट जनरल, ठीक है, ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो ये नाम हमेशा से नहीं था। एक्चुअली एक ऑलरेडी ऑफिस थी पहले इंडिया में जो कि फंक्शन कर रही थी उसके पहले भी, उसका नाम था चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। अब इसके नाम से, जो मैंने बोला अभी, चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, एक चीज़ आपको यहाँ पे शायद आप नोटिस करोगे कि इसके नाम में भी पहले इंपोर्ट है, तो आप समझ रहे हो कि हमारी उस समय सिचुएशन क्या थी। हमें अच्छे से पता है कि उस समय अच्छे से पता था कि फॉरेन ट्रेड के नाम पे हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और शायद ही कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए जो ऑफिस का नाम है उसमें भी इंपोर्ट पहले आ रहा है, राइट? 91 के जब रिफॉर्म्स हुए हैं और जब ये एक्ट आया है, तो इस ऑफिस का नाम चेंज करके रख दिया गया डीजीएफटी, राइट? तो अगर आपसे मान लो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डीजीएफटी कब से ऑपरेशनल है, तो आपका आंसर होगा 91 का जब रिफॉर्म्स हुआ है, तो 92 में ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, उस समय जो पॉलिसीज़ होती थी, उसको बोलते थे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, ठीक है? तो जो सबसे पहली पॉलिसी आई है, मैं आपको एक बार टाइमलाइन बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो आई है, वो आई है 1992 में, अगेन जब रिफॉर्म्स हुए हैं, जब ये एक्ट आया है, तो उसके बाद डीजीएफटी ने ये डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम रिलीज़ की थी, वो था ईयर 1992, जो कि ऑपरेशनल था अप टू 97, यानी 5 साल के लिए होता है ये, ठीक है? तो 92 से 97 फर्स्ट वाला, 97 से 2002 ये था सेकेंड वाला। उसके बाद 2 साल का गैप आया, और इसके रीज़न्स आई थिंक आपको, अगर आप थोड़ा-सा सोचो अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा। हम उस समय वॉर में थे, ठीक है? कारगिल वॉर हुआ था, और उसके बाद फिर फर्दर कुछ और भी प्रॉब्लम्स हुई थी इंडिया में, जिसकी वजह से इसको डिले कर दिया गया, और थर्ड जो डॉक्यूमेंट आई थी, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, वो आई थी 2004 में, और ये ऑपरेशनल थी टिल 2009। अच्छा, फोर्थ वाला था, वो था 2009 से लेके 14 तक, और अभी जो ऑपरेशनल था, वो था 2015 टू 2020 वाली डॉक्यूमेंट, जिसको कि एक्सटेंड किया गया था बहुत टाइम्स। कोविड की वजह से हमारा नया वाला डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं हो पाया था। तो जो अभी की डॉक्यूमेंट आई है, इसके पहले जो ऑपरेशनल था, वो था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 टू 2020, ठीक है? अब इसी को रिप्लेस किया है न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ने। ओके, तो ये जो लास्ट वाला जो ऑपरेशनल था 2015 से 2020 तक का, तो इसमें जो टारगेट्स रखे गए थे, ठीक है, मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा इसको, जो इसका सबसे स्ट्राइकिंग फीचर था, वो ये था कि वी सेट अ टारगेट फॉर आवरसेल्व्स दैट वी हैव टू अचीव 900 USD बिलियन
ठीक है, ये ट्रेड की अमाउंट है जो कि हमें अचीव करनी थी। ओके, तो ये मोस्टली एक्सपोर्ट का है कि इतना एक्सपोर्ट हमें अचीव करना था जो कि नहीं हो पाया। अभी जो फिगर है, जो लेटेस्ट फिगर है उसके हिसाब से इस साल हो सकता है कि 760 टू 770 यूएसडी बिलियन के आसपास का रहेगा। नाउ स्टिल इट इज़ दी हिस्टोरिक हाई, मतलब कि इतना हमने कभी एक्सपोर्ट अचीव नहीं किया था पहले। तो अगर उस अकॉर्डिंग देखें अगर हम, तो ये नंबर भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। लेकिन जो हमारा टारगेट था वो था 900 यूएसडी, ठीक है, बिलियन। ये हमारा टारगेट था। ऑब्वियसली हम इसको अचीव नहीं कर पाए, ठीक है। अब मैंने आपको बताया पहले कि उस समय इसका नाम, जब 91 के रिफॉर्म्स के बाद जो सबसे पहली पॉलिसी आई है उसका नाम था एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, राइट। इसका नेम इसका चेंज किया गया है 2004 में। 2004 में इसको फर्स्ट टाइम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बोला गया, क्योंकि फॉरेन ट्रेड में सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या हो गया ना, कि अब आप प्योरली ट्रेड पे आ रहे हो कि आपने कितना सामान बेचा है किसी को और कितना किसी से खरीदा है, राइट। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बोलने से हम इसका स्कोप बहुत ही लिमिटेड कर देते हैं। लेकिन अगर हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बोलते हैं इसको, तो इसमें फिर बहुत सारी और भी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, पिछले 1-2 सालों में कुछ कंट्रीज़ के साथ हमने फॉरेन ट्रेड अग्रीमेंट्स, एफटीए, सॉरी, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, एफटीएज़ हमने साइन करे हैं। तो अब वो भी इसके एम्बिट में आएगा, राइट। तो ये जो अग्रीमेंट्स होते हैं, ये ट्रेड का डायरेक्टली पार्ट नहीं है, लेकिन अग्रीमेंट्स के बेसिस पे ही फिर ट्रेड बाद में डिक्टेट होती है, राइट। तो अगर हम अग्रीमेंट्स बोल रहे हैं ऐसे, तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में शायद ना आ पाए। लेकिन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बोलने से हम बहुत सारी चीज़ों पे, जो बाकी की चीज़ें हैं उस पर हम ध्यान दे सकते हैं। तो अभी रिसेंटली इंडिया का यूएई के साथ और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ, इनके साथ हमने एफटीएज साइन करे हैं। एफटीएज के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे आपको कभी कभी सीईपीए का नाम सुनने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ठीक है। कभी कभी आपको सीईसीए का नाम सुनने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन अग्रीमेंट, ठीक है। अब ये जो सीईसीए है और सीईपीए है, तो ऐसे जितने भी फॉर्म्स हैं एफटीए के, आप उसको हायरार्की में सेट कर सकते हो कि कौन ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, या फिर किसके किसके साइन होने से इंडिया को ज़्यादा फायदा है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है कि आप किसी कंट्री के साथ ट्रेड रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, तो उस समय कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता, राइट। लेकिन कुछ सालों तक उनके साथ काम करते करते जब कोई नई न्यू एग्रीमेंट साइन करनी होती है, तो आपने ऑलरेडी कुछ सालों तक उनके साथ काम कर लिया है, तो आपको पता है कि वहाँ के क्या नुआंसेज हैं, या फिर आपको उन पे कितना भरोसा है, ठीक है। एक एक अच्छा खासा डेटा होता है हमारे पास जज करने के लिए कि किसी कंट्री के साथ जो हमारा रिलेशन है वो कितना बेनिफिशियल है और हम इसको कितना ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब ये जो सीईपीए और सीएसीए है, इसमें अगर आपको देखना हो कि कौन ज़्यादा बड़ा है, तो वो होता है पार्टनरशिप, ठीक है। तो सीईपीए को सीईसीए से बेटर माना जाता है, जो कि हमने यूएई के साथ साइन किया है, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे और भी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ एफटीए अभी तक साइन हुआ तो नहीं है, लेकिन सब कुछ पूरा मैटर अभी प्रोसेस में है। जैसे एक है यूके के साथ, तो आए दिन आपको अभी न्यूज़ में सुनने को मिल रहा होगा। इनफैक्ट कुछ दूसरे टाइप की भी न्यूज़ आती है कि एफटीए होल्ड पे रख दिया गया है, बिकॉज ये जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, तो इन्होंने लंदन में जो हमारी इंडियन एम्बेसी है उसको थोड़ा सा वेंडलाइज किया था, राइट। आपने आपने न्यूज़ में फॉलो किया होगा इसको। तो उसके बाद क्या हुआ कि डायरेक्टली गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला है कि इसी वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन न्यूज़ ये थी कि जैसे ही लंदन में वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस हुई है, उसी के 1 या 2 दिन बाद न्यू दिल्ली में, चाणक्यपुरी में जो यूके की एम्बेसी है, वहाँ से दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स हटा लिए। मतलब जो हम सेफ्टी उनको प्रोवाइड कर रहे थे थोड़ी-सी, वो हमने रिवोक कर ली वहाँ से। तो बहुत लोगों ने ये बोला, इसको थोड़ा-सा रिलेट किया उससे कि लंदन में जो हुआ है हमारे साथ। तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, चीज़ें जब इतने इतने ऑर्डर में दिखेंगी आपको, तो वहाँ से आप काफ़ी इनसाइट ड्रॉ कर सकते हो। अब इसी पे बिल्ड करते हुए न्यूज़पेपर में ये भी रिपोर्ट्स आई थी कुछ-कुछ कि जो इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो होल्ड पे चला गया है, बिकॉज़ इंडियन गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं आई है। स्पेशली वो चीज़ें जैसे कि वहाँ की गवर्नमेंट ने जैसे हैंडल किया है पूरे सिचुएशन को। तो इसको लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इस पूरे रिपोर्ट को डिसमिस किया था। उन्होंने बोला कि एफटीए का इससे कोई लेना-देना नहीं है। तो आई होप कि जल्दी से एफटीए साइन हो जाए। कुछ हर्डल्स उसमें ज़रूर हैं। हर्डल्स में अगर मैं कुछ आपको पॉइंट आउट करके बताऊँ, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, आईपीआर। तो हमारा हमारा जैसे एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं कपिला कलाम प्रोग्राम, ठीक है। आप इसके बारे में सर्च करना, आपको बहुत कुछ इसमें जानने को मिलेगा। तो कुछ सालों पहले क्या हुआ
कि जब यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी मतलब डिस्कशन हमारी स्टार्ट हुई थी एफटीए के लिए, तो उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स रेज किए। वो सारे पॉइंट्स जो कि इंडिया में किसी फॉरेन बिजनेस को बहुत हर्ट करते हैं, वो ये कि जैसे मान लो कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में अपना अपनी अपनी टेक लेके आती है, अपना कोई ऐसा फॉर्मूला लेके आती है जो कि उनका पूरा बिजनेस का फॉर्मूला है। अगर कोई बाहर से कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेके आए और इंडिया में गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं है कि वो सारे टेक को या वो जितनी भी टाइप की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको उसको सेफ गार्ड कर पाए, ठीक है, तो फिर कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में नहीं आना चाहेगी। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं जो कि हमारा मतलब हमारे साइड से हमारे ड्रॉबैक्स हैं जिस पे हम काम नहीं कर पाए ढंग से। तो उसमें एक ये भी है कि यहाँ पे थेफ्ट बहुत ज़्यादा होती है इन सब चीज़ों की। एक तो हमारे यहाँ रिसर्च का कल्चर बहुत पहले हुआ करता था, लेकिन अभी तो नहीं है। अभी अगर आप देखोगे तो रिसर्च पेपर्स हमारे ना के बराबर होते हैं पब्लिश, और जो होते भी हैं हम उसको सेफगार्ड नहीं कर पाते। इनफैक्ट मैं आपको एक और दूँ एग्जांपल, अभी कुछ साल पहले यूएस ने हम जैसे किचन में यूज़ करते हैं टर्मरिक, ठीक है, हल्दी जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो उसके मेडिसिनल बेनिफिट्स इंडियन सोसाइटी में लोग बहुत लंबे टाइम से जान रहे हैं, राइट। कितने सेंचुरीज से हम हल्दी को यूज़ करते आए हैं अपने घर में। जब भी जैसे किसी को कुछ वुंड होता है तो वहाँ पे हल्दी का लेप लगाया जाता है। तो इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स हमें बहुत लंबे टाइम से पता है। लेकिन कुछ साल पहले यूएसए ने टर्मरिक के मेडिसिनल बेनिफिट्स को उसका पेटेंट करा लिया था, ये बोल के कि हमने इसको डिस्कवर किया है। तो ये हमारा फॉल्ट है कि जो चीज़ें हमें पता है बहुत लंबे टाइम से, हम उसको भी सेफगार्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें दुनिया में सबको दिखती हैं, राइट। तो कोई ऐसी चीज़ जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा कल्चरल है, ट्रेडिशनल है, हम उसको भी सेफगार्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो जो बाहर से कोई कुछ लेके आ रहा है उसको हम कैसे सेफ्टी देंगे। ये तो मतलब एक सिंपल सा रीज़न था। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे टाइम टू टाइम यहाँ पे आपको खासकर फॉरेन मीडिया में आपको ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती होगी कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं या फिर कुछ ऐसा हो रहा है। तो यूरोपियन यूनियन का एक और रूल है कि वैसी कंट्री जहाँ पे कुछ रिकॉर्ड रहा है ऐसा ह्यूमन राइट्स वायलेशन का, उनके साथ वो ट्रेड नहीं करते, ठीक है। या फिर अगर अगर ट्रेड करते भी हैं तो बहुत ही हाई उन पे टैरिफ होती है। टैरिफ का मतलब ये कि जिस कंट्री में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, उनके जो सामान है वो यूरोपियन मार्केट्स में एक हेवी प्राइस टैग के साथ आते हैं। तो इससे होता क्या है कि उनके सामान ज़्यादा नहीं बिकते, राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, जैसे जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस है उसका तरीका ऐसा होना चाहिए कि इन्वायरमेंट को कम से कम हार्म हो, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन वाले मतलब जो उनकी पूरी टीम है वो ये भी देखती है कि अगर मान लो कपड़े बन रहे हैं या फिर कोई और सामान बन रहा है तो इन्वायरमेंट को कितना लॉस हो रहा है, मतलब वो गवर्नमेंट वहाँ की इस पर कोई वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है इसको मिटिगेट करने के लिए, राइट। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब ये सारी चीज़ों पे जब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी उसके बाद ही एफडीए साइन होगा, राइट। लेकिन अभी जो हमारी पॉलिसी आई है तो वो इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाई गई है कि आगे जो भी हम डील साइन करेंगे वेरियस कंट्रीज़ के साथ, तो उसके बाद हमारे ट्रेड का डायरेक्शन क्या होगा, राइट। तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको छोटे छोटे फैक्ट्स बताए हैं अभी, और थोड़ा सा डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश की है कि आपको अब समझ में आए या फिर आप में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो कि आप जो हमारा न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है ना उसको रीड करो तो पिछले का पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको पता हो, ठीक है, कि हमारी हिस्ट्री क्या रही है, हम कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। अब उसके बाद रीड करोगे तो आपको हो सकता है बहुत ही अच्छा लगे पढ़ के और जल्दी जल्दी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पे हम डिटेल में बात करेंगे, उसमें जितने भी फीचर्स हैं इसके, ठीक है, सब पे बात करेंगे। और बहुत ही जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं नोट्स भी दे दूँ, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही था कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।